Hello friends, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 18th June, and if you are liking this analysis then please like, share and subscribe, and if you want to join the Telegram group of UPSC Analyzer then you can join, link is in the description box. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, इस प्रोटेस्ट रेज सर्विसेज रेडी टू स्टार्ट अग्निपथ रिक्रूटमेंट. The Indian Army said a notification will be issued in the next 2 days, while the Indian Air Force said the recruitment process will start June 24. और इसके बाद यहाँ पर इंडियन नेवी भी जल्द ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्टार्ट कर देगी. वन टाइम एज रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन वो सिर्फ इस साल के लिए है कि यहाँ पर अपर एज लिमिट को इंक्रीज करके 23 ईयर्स कर दिया गया है. नेक्स्ट ईयर से जो अपर एज लिमिट है वो यहाँ पर 21 साल ही होगी. अब यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट किया जाएगा अग्निवीर्स का वो इस ईयर किया जाएगा 46,000. द एज रिलैक्सेशन फॉर द फर्स्ट ईयर विल सी मोर कैंडिडेट्स वाई फॉर द 46,000 पोजीशंस बीइंग ऑफर्ड आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ जीरो रिक्रूटमेंट. अब बेसिकली यहाँ पर अपर एज लिमिट को इंक्रीज तो कर दिया गया है, तो अब इस 46,000 की जो वैकेंसीज है वहाँ पर ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, तो जिसकी वजह से यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी इंक्रीज होगा. तो गवर्नमेंट हैज़ नॉट मैंशनड और शोन एनी विलिंगनेस येट टू रेज दिस नंबर फॉर 2022. अब ये जो नंबर्स हैं ये बेसिकली अग्निवीर्स हैं, मतलब यहाँ पर आर्मी भी इंक्लूडेड है, नेवी भी इंक्लूडेड है, एयरफोर्स भी इंक्लूडेड है. तो दीज नंबर्स आर ओनली फॉर द आर्मी, वाइल द 46,000 अग्निवीर्स दिस ईयर विल बी फॉर ऑल द 3 सर्विसेज. तो 2015-16 में जो आर्मी में रिक्रूट किए गए थे वो लगभग 71,000 पर्सनल को किया गया था. 2016-17 में 52,000 थे, 2017-18 में. तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो रहा था. लेकिन इस साल जो अग्निवीर्स हैं बेसिकली तीनों फोर्सेज को कंबाइंड करके भी यहाँ पर सिर्फ 46,000 रिक्रूटमेंट ही होगा. और यहाँ पर अपर एज लिमिट को भी इंक्रीज कर दिया गया है, तो जिसका मतलब ये है कि कम वैकेंसीज के लिए ज़्यादा लोग अब अप्लाई कर सकेंगे. तो दीज नंबर्स आर ओनली फॉर द आर्मी, वाइल द 46,000 अग्निवीर्स विल बी फॉर ऑल द 3 सर्विसेज. द एंगर अगेंस्ट द न्यू पॉलिसी इज ऑल्सो लाइकली टू बी मोर इन द विलेजेस, क्योंकि आर्मी में जो मोस्टली रिक्रूटमेंट होता है वो विलेजेस से होता है. तो 2018-19 में ये देखा गया जो रिक्रूट्स थे मेनली आर्मी में 78% जो थे वो यहाँ पर विलेजेस से थे. तो विलेजेस अकाउंटेड फॉर 78.32% ऑफ द टोटल इनटेक ऑफ द आर्मी, एंड इन 2019-20 दिस शेयर स्टोड एट 77.20%. तो कहाँ से ज़्यादा रिक्रूटमेंट होता है जिसकी वजह से यहाँ पर विलेजेस में प्रोटेस्ट भी देखने को मिले. तो यहाँ पर कुछ रीज़न बताए गए हैं. वाई एज रिलैक्सेशन कैन ऑल्सो बिकम अ प्रॉब्लम. तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि एज रिलैक्सेशन कैसे प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि अब कम वैकेंसीज के लिए ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे. बट दिस वन टाइम वेवर कैन ऑल्सो बिकम अ प्रॉब्लम. तो यहाँ पर वही बात यहाँ पर डिस्कस की गई है जो कि हमने डिस्कस कर ली. इन अ फर्स्ट इंडिया टू बाई 47,000 टन्स ऑफ यूरिया फ्रॉम यूएस. तो हम यूएस से कभी भी इतना ज़्यादा यूरिया को इम्पोर्ट नहीं करते थे, लेकिन इस बार हम कर रहे हैं. तो इंडिया इज फॉर द फर्स्ट टाइम गोइंग टू इम्पोर्ट अ सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ यूरिया फ्रॉम द यूएस. यूएस हैज टिल नाउ बीन ओनली एन ओकेजनल यूरिया एक्सपोर्टर. तो मेनली 2021-22 में हमने इम्पोर्ट किया था चाइना से, ओमान से, यूनाइटेड अरब अमीरात से, इजिप्ट से, यूक्रेन से, कतर से, सऊदी अरेबिया से. लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर सब्सटेंशियल क्वांटिटी इम्पोर्ट कर रहे हैं यूएस से यूरिया की. From emergency to Gujarat riots, lessons of past deleted from textbooks of future. तो NCERT का रैशनलाइजेशन किया गया था, तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं रिगार्डिंग इमरजेंसी, गुजरात राइट्स, डेमोक्रेसी, नक्सलिज्म. तो यहाँ पर वही बताया गया है. Deleting references to the 2002 Gujarat riots, dropping passages that dealt with emergencies, draconian impact on people and institutions, removing chapters on protest and social movements. इसके अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन, दलित पैंथर्स, भारतीय किसान यूनियन ने जो यहाँ पर किया था वो सब यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है. तो these changes result from a textbook rationalization. तो यहाँ पर NCERTs का rationalization में ये चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं. ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट थे, इनको डिलीट किया जाना चाहिए था, नहीं किया जाना चाहिए था. ये एक क्वेश्चन बन सकता है. तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है. आगे वाले पेजेस में हम और डिस्कस करेंगे, जैसे कि यहाँ पर नक्सलिज्म के ऊपर चैप्टर डिलीट कर दिया गया है. आगे चलते हैं. यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये हम डिस्कस करेंगे. मौसीनरम सेट्स न्यू जून रेनफॉल रिकॉर्ड एट 1003 mm इन 24 आवर्स. मेघालय मौसीनरम द वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस. ये एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये जो मौसीनरम में वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस है. The 24-hour rainfall recorded here on Friday was a whopping 1003.6 mm, और जो 1966 में प्रीवियस रिकॉर्ड था 945.4 mm, इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया गया है. द सेकेंड क्लोजेस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड वॉज हेल्ड बाई नियर बाई चेरापूंजी, और चेरापूंजी भी वेट प्लेस ही है. तो मेघालय का मौसीनरम वर्ल्ड्स का वेटेस्ट प्लेस है, और यहाँ पर सेकेंड क्लोजेस्ट रेनफॉल जो रिकॉर्ड की गई है वो यहाँ पर चेरापूंजी में की गई है. तो ये कुछ प्लेसेस आपको पता होने चाहिए.
अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर फ्लड प्लेन बताया गया है कि फ्लड प्लेन क्या होता है। तो इट इज़ अ एरिया सिचुएटेड नेक्स्ट टू अ रिवर और स्ट्रीम स्ट्रेचिंग फ्रॉम द बैंक टिल अ लैंड फॉर्मेशन। अब फ्लड प्लेन्स के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन नहीं की जा सकती है फ्लड प्लेन्स के ऊपर, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के लिए फ्लड प्लेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एज पर अथॉरिटीज़ एनी कंस्ट्रक्शन ऑन अ फ्लड प्लेन इंक्लूडिंग अलोंग द यमुना इज इलीगल एंड इन वॉयलेशन ऑफ द NGT नॉर्म्स। यमुना मॉनिटरिंग कमेटी इज ऑफ द व्यू दैट फ्लड प्लेन्स बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है फॉर एनहेंस्ड बायोडाइवर्सिटी, इसीलिए फ्लड प्लेन्स में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से ही जो लैंड है वो क्लेम किया जा रहा है जहाँ पर भी फ्लड प्लेन्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो लैंड वर्थ करोड्स हैज़ बीन रिक्लेम्ड बाय द नोएडा अथॉरिटी इन द लास्ट फ्यू मंथ्स बाय कैरिंग आउट डेमोलिशंस इन द एरिया। 2013 में NGT के ऑर्डर के द्वारा बैन कर दिया गया था कंस्ट्रक्शन ऑन द इकोलॉजिकली सेंसिटिव फ्लड प्लेन्स। यमुना मॉनिटरिंग कमेटी सेट अप बाय द NGT हैड आल्सो रिकमेंडेड दैट फ्लड प्लेन्स नीडेड टू बी रिक्लेम्ड फॉर एनहेंस्ड बायोडाइवर्सिटी, इसीलिए फ्लड प्लेन्स के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। तो जो भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको यहाँ पर डिमोलिश कराया जा रहा है। चाइना ब्लॉक्स इंडिया US बिड टू डेजिग्नेट LET डिप्टी चीफ एज ग्लोबल टेररिस्ट, लेकिन यहाँ पर चाइना ने उसके ऊपर टेक्निकल होल्ड लगा दी है। तो चाइना हैज़ पुट अ टेक्निकल होल्ड ऑन अ जॉइंट प्रपोजल बाय इंडिया एंड द US। तो इंडिया और US ये चाहते थे जो लश्कर तैयबा पाकिस्तान बेस्ड डिप्टी चीफ है अब्दुल रहमान मक्की, उसको यहाँ पर ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द UNSC 1267 कमेटी के अंदर, अलकायदा सेंक्शंस कमेटी के अंदर इसको यहाँ पर ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए। लेकिन चाइना ने इस बिड को ब्लॉक कर दिया है टेक्निकल होल्ड लगाकर। तो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट चाइना हैज़ ब्लॉक्ड द लिस्टिंग ऑफ नोन टेररिस्ट। इससे पहले भी चाइना ऐसा कर चुका है जब मौलाना मसूद अजहर को यहाँ पर 1267 कमेटी के अंदर सैंक्शन करने की बात आई थी। तो चाइना शुड रिफ्लेक्ट ऑन इट्स रिस्पॉन्स दैट सिग्नल्स डबल स्टैंडर्ड्स ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म। तो चाइना के यहाँ से डबल स्टैंडर्ड्स पता चल रहे हैं कि चाइना एक तरफ तो बात करता है कि हमें टेररिज्म को कॉम्बैट करना है, और दूसरी तरफ यहाँ पर कोई भी बिड होती है तो उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। तो ये हैं चाइना के डबल स्टैंडर्ड्स। प्राइम मिनिस्टर टू लॉन्च 2 स्कीम्स फॉर प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमेन टुडे इन गुजरात। तो यहाँ पर ये जो 2 स्कीम्स है ये हम देख लेते हैं। पहली है मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना, जो कि 7 लाख वुमेन को कवर करेगी, एंड इट इज़ गुजरात गवर्नमेंट्स फर्स्ट स्कीम एम्ड एट डीलिंग विद डाइटरी डेफिशिएंसी विद इन द फर्स्ट 1000 डेज ऑफ द कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड। तो बेसिकली प्रेगनेंसी से लेकर 2 साल तक यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा 2 किलोग्राम चिकपीस, 1 किलोग्राम तूर दाल एंड 1 लीटर फोर्टिफाइड ग्राउंड नट ऑयल। और बेसिकली यहाँ पर जो भी चीज़ प्रोवाइड की जाएगी ये OTP बेस्ड स्कीम होगी। तो दिस मीन्स जो बेनिफिशियरी उसको यहाँ पर OTP उसके फ़ोन पर आएगा, वो उसको कंफर्म करना पड़ेगा, तो जिससे ये इंश्योर किया जाएगा कि बेनिफिशियरी के पास ये जो था ये सब कुछ पहुँच चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिस द प्राइम मिनिस्टर विल ऑल्सो रीलॉन्च द पोषण सुधा योजना, अंडर विच हॉट कुक्ड मील्स यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी टू ट्राइबल वुमेन वंस अ डे एट आंगनवाड़ी सेंटर्स। तो आंगनवाड़ी सेंटर्स में ट्राइबल वुमेन को दिन में एक बार हॉट कुक्ड मील प्रोवाइड की जाएगी अंडर पोषण सुधा योजना। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डेटा के अकॉर्डिंग ये पता चला था जो 89% चिल्ड्रन है अक्रॉस द कंट्री इन द 6 to 23 मंथ एज डू नॉट रिसीव मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट। तो ये हमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डेटा से ये पता चला है जो 6 से 23 महीने के बच्चे हैं उसमें से 89% ऐसे हैं जिनको यहाँ पर मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट भी नहीं मिलती है। आगे हम चलते हैं। NMC में अलाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम यूक्रेन चाइना टू सिट फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जो कि फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। FMGE का फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो कि फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स को पास करना होता है अगर उनको लाइसेंस चाहिए होता है इंडिया में। तो कंट्रीज एपेक्स मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटर हैज़ प्रपोज दैट फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी अभी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को नहीं भी कंप्लीट किया है वो भी यहाँ पर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। अ स्क्रीनिंग टेस्ट विच फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स हैव टू क्लियर टू प्रैक्टिस इन द कंट्री। तो बेसिकली अगर स्टूडेंट्स इस एग्जाम को पास कर लेंगे तो उसके बाद उनको यहाँ पर 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, उसके बाद ही उनको परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलेगा टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन द कंट्री। लेकिन ये जो यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है वो सिर्फ इस साल के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है क्योंकि कोविड की वजह से फिर यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की वजह से कुछ बच्चे यहाँ पर अपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाए जिसकी वजह से यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट पेज पर हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि कौन कौन से चैप्टर्स NCERT से रिमूव कर दिए गए हैं उसी न्यूज़ का ये एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर ये बताया गया है एम्परर अशोका के बारे में। यहाँ पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का जो कोट था वो यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। भाखरा नांगल डैम के बारे में यहाँ पर नेहरू जी के जो रिमार्क्स थे वो यहाँ पर रिमूव कर दिए गए हैं। सेडिशन को लेकर एक ये था कि स्टेट वन रीज़न वाई यू थिंक द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 वॉज आर्बिट्ररी, और ये जो सेडिशन है ये कैसे रूल ऑफ लॉ को वॉयलेट करता है तो ये यहाँ पर हटा दिया गया है। नक्सलिज्म से रिलेटेड चैप्टर्स यहाँ पर हटा दिए गए हैं।
फिर यहाँ पर डेमोक्रेसी से रिलेटेड चैप्टर्स यहाँ पर हटा दिए गए हैं, तो ये सब यहाँ पर ये बताया गया है। आगे हम चलते हैं। उत्तराखंड में एक स्कीम है जो कि है नंदा गौरा योजना। अब नंदा गौरा योजना में अंडर द स्कीम द पेरेंट्स ऑफ ए गर्ल चाइल्ड को 11,000 रुपये दिए जाएंगे एट द टाइम ऑफ हर बर्थ। और जब यहाँ पर जो वो गर्ल चाइल्ड है, जब वो यहाँ पर क्लास 12 के एग्जाम को पास करेगी तो उसके बाद उसके पेरेंट्स को यहाँ पर 51,000 रुपये दिए जाएंगे। तो अंडर द स्कीम द पेरेंट्स ऑफ ए गर्ल चाइल्ड विल बी पेड ₹11,000 एट द टाइम ऑफ अ बर्थ एंड ₹51,000 व्हेन शी passes the class 12th एग्जाम। ये नंदा गौरा योजना है, कहाँ की है, तो उत्तराखंड की है। एंड इट इज एम्ड एट इम्प्रूविंग द जेंडर रेशियो एंड एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। फॉलो थ्रू ये हम डिस्कस करेंगे। अब अग्निपथ के स्कीम के रिलेटेड जो भी यहाँ पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है, तो प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर वॉयलेंस देखने को मिल रहा है, वेंडलिज्म देखने को मिल रहा है, तो ये हर तरीके से गलत है। तो देयर कैन बी नो जस्टिफिकेशन फॉर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द न्यू अग्निपथ रिक्रूटमेंट प्रोसेस वीरिंग एज दे हैव डन इन सेवरल स्टेट्स। आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर वॉयलेंस नहीं करना है, आपको यहाँ पर वेंडलिज्म नहीं करना है। बेसिकली आप पब्लिक प्रॉपर्टी को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो द अनाउंसमेंट दैट द एज लिमिट विल बी रिलैक्स्ड फ्रॉम 21 to 23 ईयर्स एज अ वन टाइम एक्सेप्शन फॉर द फर्स्ट बैच ऑफ रिक्रूट्स इज वेलकम। लेकिन यहाँ पर सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यहाँ पर जो कामनेस है वो बनाए रखी जाए। द प्रोटेस्ट अगेंस्ट अग्निपथ फ्रेम द अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस दैट हैज बीन डीपनिंग इन द कंट्री। तो ये जो हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। अभी तक जो भी यंग मैन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते थे, वो रिस्पेक्ट की वजह से, इसके अलावा जो पेंशन मिलता है, लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, ये भी एक रीज़न होता है आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन जब ये बेनिफिट्स हटा दिए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो एब्सेंस ऑफ ए पेंशन इन द न्यू स्कीम एंड द कैपिंग ऑफ द सर्विस ऑफ अग्निवीर एट 4 years हैव क्लियरली नॉट गॉन डाउन वेल। जो अपर एज लिमिट है 21 ईयर्स है, जिसकी वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं, जिन्होंने पिछले 2 साल से वेट किया था, लेकिन अब वो एज लिमिट को क्रॉस कर चुके थे, जिसकी वजह से भी प्रोटेस्ट देखने को मिले। तो यहाँ पर ऑथर ने यही बताया है। जो आर्मी चीफ की यहाँ पर कुछ सजेशंस थे। अब कुछ सजेशंस ऐसे ये थे कि जो लेंथ ऑफ सर्विस है उसको 4 साल से इंक्रीज़ करके 5 साल कर देना चाहिए। जो रीहायर्स हैं, जैसे कि ये बात की गई, जो 25% है उनको यहाँ पर आगे लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर रिक्रूट कर लिया जाएगा, तो उस नंबर को आप थोड़ा बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 25% से 45% कर सकते हो। तो ये कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, यूथ को समझाने की ज़रूरत है। और प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट ठीक होता है, लेकिन आप किसी भी तरीके का वॉयलेंस नहीं कर सकते, वेंडलिज्म नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब प्रेसिडेंट फॉर आवर टाइम। अब नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं। जो एनडीए है वो 48% ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज वोट को कमांड करता है। तो बेसिकली इससे ये तो समझ आ रहा है कि एनडीए का जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर ईजिली गो थ्रू कर जाएगा। बट द रिमेनिंग 52% इज़ द डिवाइडेड हाउस। लेकिन अगर यहाँ पर जो एनडीए है उसको यहाँ पर अगर बीजेडी या वाईएसआरसीपी का भी सपोर्ट मिल जाता है, किसी एक का भी सपोर्ट मिल जाता है, तब भी वो यहाँ पर ईजिली जीत सकते हैं। अब प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए यहाँ पर ये बताया गया। तो प्रेसिडेंट के पास मेनली ज़्यादा पावर्स नहीं होते हैं। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जो कि इमरजेंसी के दौरान हुआ था, उसमें जो भी एडवाइस दी जाएगी प्रेसिडेंट को वो एडवाइस बाइंडिंग होगी। सिर्फ एक बार रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा जा सकता है, लेकिन वापस से जो एडवाइस आएगी वो यहाँ पर बाइंडिंग ही होगी। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इनेक्टेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी मेड द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो एवरी प्राइम मिनिस्टर हैज सॉट अ प्रेसिडेंट ऑफ हिज और हर चॉइस। इट इज़ ईजियर फॉर पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर जो भी प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिससे उनके साथ कंपटीशन ना हो और एक राइवल पावर की तरह क्रिएट ना हो जाए। तो प्रेसिडेंट में बी अ फिगर हेड बट शी और ही हैज़ द पावर टू अपॉइंट द पीएम। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है टू अपॉइंट द पीएम। तो इसका मतलब ये नहीं वो अपने मन से किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मेजॉरिटी ना हो तब यहाँ पर उनका थोड़ा डिस्क्रिशन होता है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर जो मेजॉरिटी होती है वही वो यहाँ पर अपॉइंट करते हैं। टू आस्क द कैबिनेट टू रिकंसिडर अ डिसीजन, या फिर किसी डिसीजन को डिले भी कर सकते हैं बाई सिटिंग ऑन देम। तो यहाँ पर बहुत सारी वीटो पावर्स होती हैं, पॉकेट वीटो होता है। तो यहाँ पर डिसीजन को डिले किया जा सकता है अमंग अदर थिंग्स। As the custodian of constitution, head of the state, part of parliament, commander in chief of the armed forces, visitor to central universities, जो president होते हैं they can be a friend, philosopher and guide to the government to ensure the health of institutions। लेकिन यहाँ पर जो president है वो यहाँ पर trouble shoot का भी काम कर सकते हैं अगर यहाँ पर ज़रूरत हो। But this can only happen जब यहाँ पर president का वो stature हो, cross party relationship हो और consensus making abilities हो और harmonious relationship होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो बेसिकली ना ही वो रबर स्टैंप रहें और ना ही वो यहाँ
पर राइवल पावर सेंटर को क्रिएट करने की कोशिश करें। तो बेसिकली इन दोनों के बीच का कोई मिडिल पाथ होना चाहिए, ये यहाँ पर ऑथर ने बताया है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट को रबर स्टैम्प बनने की भी ज़रूरत नहीं है, और दूसरी बात एक राइवल पावर सेंटर को भी क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और बेसिकली यहाँ पर एक मिडिल पाथ को कोशिश करनी चाहिए कि एक मिडिल पाथ जो है यहाँ पर रहे। अ मंथ ऑफ पिंक वॉशिंग, इस बार क्वेश्चन आया था ग्रीन वॉशिंग से रिलेटेड, तो वैसे ही यहाँ पर एक टर्म है पिंक वॉशिंग, तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। जून रिकॉग्नाइज्ड एज प्राइड मंथ, पॉलिटिकल मूवमेंट बेसिकली क्वेयर कम्युनिटी के लिए होता है, LGBT कम्युनिटी की बात की जाती है। तो यहाँ पर ऑथर ने ये बताया है जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस है वो LGBTQ कम्युनिटी के बेसिस पर प्रॉफिट तो कमाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टी-शर्ट्स निकाल देंगी LGBT कम्युनिटी और यहाँ पर प्राउड LGBT, लेकिन उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड भी करती हैं, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पर LGBTQ के राइट्स को कर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ऑथर ने कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस की हिपोक्रेसी को बताया है। तो जून रिकॉग्नाइज्ड एज प्राइड मंथ इज अ पॉलिटिकल मूवमेंट फॉर एंड बाय द क्वेयर एंड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एज कॉन्वर्सेशंस अराउंड द LGBTQ कम्युनिटी एंटर्ड द मेन स्ट्रीम, द प्रेजेंस ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर एस्केलेटेड। कॉर्पोरेशंस यील्ड प्रॉफिट्स अप टू 50 to 100 बिलियन एनुअली ड्यूरिंग प्राइड मंथ। जैसे कि ये जून प्राइड मंथ होता है, उसमें ये लोग LGBTQ कम्युनिटी के बेसिस पे यहाँ पर प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। दो दे क्लेम टू बी एलाइज इन आर बिड फॉर क्यूअर लिबरेशन, तो यहाँ पर बात तो करते हैं कि हम भी यहाँ पर लिबरेशन चाहते हैं, राइट्स की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही कॉर्पोरेशंस होती हैं जो कि पॉलिटिशियंस को फंड करती हैं, और यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस है वो यहाँ पर लेजिस्लेशंस पास करते हैं जिसकी वजह से LGBT के राइट्स को कर्ब करने की कोशिश की जाती है। However, in 2021 alone, Walmart donated $1 million to politicians who have worked actively to roll back LGBTQ protections. तो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस की हिपोक्रेसी को बताया गया, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। डिमोलिशन ऑफ हाउस, अब ये जो हाउस है यहाँ पर डिमोलिश किया गया था मोहम्मद जावेद का, जो कि ऐसा माना जा रहा है कि वो यहाँ पर जो भी कानपुर में प्रोटेस्ट हुए उसके मास्टरमाइंड थे। तो हाउस वाज रिड्यूस्ड टू रबल ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज कंस्ट्रक्टेड विदाउट ऑब्टेनिंग नेसेसरी सैंक्शंस एंड क्लियरेंसेस फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, और ये बताया गया कि उनके हाउस को इसीलिए डिमोलिश किया गया क्योंकि उन्होंने यहाँ पर नेसेसरी सैंक्शंस नहीं लिए थे, क्लियरेंसेस नहीं ली थी। तो होल एपिसोड इट सीम्स वाज स्क्रिप्टेड टू सेंड अ मैसेज। तो ऑथर ने ये बताया है कि ऐसा हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर सैंक्शंस नहीं लिए थे, क्लियरेंसेस नहीं लिए थे, जिसकी वजह से हाउस डिमोलिश किया गया है, लेकिन हाउस इसीलिए डिमोलिश किया गया क्योंकि जो सरकार है उनको सबक सिखाना चाहती थी। द होल एपिसोड इट सीम्स वाज स्क्रिप्टेड टू सेंड अ मैसेज नॉट ओनली टू जावेद बट ऑल्सो टू हिज कम्युनिटी दैट एनीवन रनिंग फाउल ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, भले ही वो यहाँ पर सोशल मीडिया पर ट्वीट करें या फिर यहाँ पर धरना करने की कोशिश करें, तो सबको यहाँ पर सेम फेथ को मीट करना पड़ेगा। द सेम डे PMA पेस्टेड अ नोटिस ऑन द गेट ऑफ द हाउस। अब यहाँ पर एक दिन पहले नोटिस दिया गया, नोटिस के बाद यहाँ पर जो अपील की लिमिट होती है 30 दिनों की, 30 दिनों तक भी वेट नहीं किया गया और दूसरे दिन ही घर डिमोलिश कर दिया गया। अब यहाँ पर ऑथर ने ये बताया है जो नोटिस दिया गया था वो यहाँ पर मोहम्मद जावेद के नाम पर दिया गया था, लेकिन जो घर था वो उनकी यहाँ पर वाइफ के नाम पे था। तो आप ऐसा नोटिस तो उसके नाम पर देना चाहिए ना जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर ये सब क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो ये बताया गया है कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया गया है, यहाँ पर नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया है, और यहाँ पर जो गवर्नमेंट है यूपी गवर्नमेंट यहाँ पर जज भी बन गई, जूरी भी बन गई, एग्जीक्यूशनर भी बन गई। तो यहाँ पर जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया इस केस में। बट द गवर्नमेंट स्टिल नीड्स टू डू अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग। अगर ये हम मान भी लेते हैं कि सैंक्शंस नहीं लिए गए थे, यहाँ पर क्लियरेंसेस नहीं लिए गए थे, उसके बाद भी जब यहाँ पर घर बना था तब आपने क्या यहाँ पर कोई नोटिस दिया था? तब क्या आपने ये बताया था जो कंस्ट्रक्शन है अनऑथोराइज्ड है, या फिर जो भी वाटर बिल्स पे किए जा रहे थे, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे किए जा रहे थे, तो क्या आप यहाँ पर अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन के ऊपर ये सारे बिल्स ले रहे थे? तो ये सब यहाँ पर ऑथर ने क्वेश्चन किए हैं। इट इज़ नो बडीज केस दैट दोज हु इंडल्ज्ड इन वॉयलेंस, तो जो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करते समय जिन्होंने भी यहाँ पर वॉयलेंस किया, तो कोर्ट ऑफ द लॉ गिल्टी प्रूफ करेगा। तो यहाँ पर जो कोर्ट है वो उनको गिल्टी प्रूफ करेगा, ना कि यहाँ पर गवर्नमेंट उनको गिल्टी प्रूफ करेगी। और गवर्नमेंट यहाँ पर जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर नहीं बन सकती, ये काम यहाँ पर कोर्ट का है। इट इज़ हार्टिंग दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पर कोई डिसीजन देगा जल्दी कि ये जो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ को वॉयलेट किया गया है, नेचुरल जस्टिस को यहाँ पर वॉयलेट किया गया है, जो कि यहाँ पर ऑथर ने डिस्कस किया। नेक्स्ट आर्टिकल है रिगार्डिंग इंटर स्टेट काउंसिल। तो ये चैप्टर आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा। जो आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पर इंटर स्टेट काउंसिल की बात करता है। इंटर स्टेट काउंसिल का जो एम है वो क्या है? इट इज़ टू सपोर्ट सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन इंडिया। और जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर इंटर स्टेट काउंसिल को बना सकते हैं जब भी उनको इसकी नीड फील हो। इन 1988 द सरकारिया कमीशन सजेस्टेड द काउंसिल शुड एग्जिस्ट एज अ परमानेंट बॉडी, और 1990 में इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई थी थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। मेन फंक्शंस क्या है? तो मेन फंक्शंस यही है जो भी डिस्प्यूट होता है बिटवीन द स्टेट्स, इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग सब्जेक्ट्स। तो बेसिकली यहाँ पर कोऑपरेशन को इंश्योर करने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की बात की गई थी। प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं काउंसिल के।
चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा जो यूटीज़ विद लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं उनकी भी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। बाकी यूटीज़ के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। 6 मिनिस्टर्स होते हैं ऑफ कैबिनेट रैंक इन द सेंटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल की एक स्टैंडिंग कमेटी भी होती है, तो स्टैंडिंग कमेटी को यहाँ पर हेड करते हैं होम मिनिस्टर। तो स्टैंडिंग कमेटी हैज़ बिन रिकॉन्स्टिट्यूटेड विद होम मिनिस्टर अमित शाह एज चेयरमैन। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर्स के मेंबर्स होते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए इंटर स्टेट काउंसिल के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स, जैसे कि आर्टिकल 263 में है इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो ये कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। वॉट नाउ फॉर असांज आफ्टर एक्स्ट्राडिशन ऑर्डर। अब ये जूलियन असांज कौन है, तो जूलियन असांज जो हैं वो यहाँ पर ग्लोबल प्रोमिनेंस में आए थे लेट 2000s में। इन्होंने विकीलीक्स को फाउंड किया था। अब ये विकीलीक्स के फाउंडर हैं, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ क्लासिफाइड और कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश कर दिया था फॉर द पब्लिक कंजम्पशन। और ये जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें ये बताया गया था जो यूएस गवर्नमेंट है, तो यूएस गवर्नमेंट और यूएस मिलिट्री ने कितने सारे सिविलियंस को मारा है, जो भी यहाँ पर अफगानिस्तान में वॉर चली है, तो उसमें बेसिकली इन्होंने कितने ज़्यादा सिविलियंस को मारा है, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज कर दिए गए थे। तो यूएस गवर्नमेंट वांट्स हिम इन कनेक्शन विद 18 चार्जेस कि यहाँ पर इन्होंने एस्पियोनेज एक्ट को वॉयलेट किया है, कंप्यूटर फ्रॉड एक्ट को वॉयलेट किया और अब्यूज एक्ट को वॉयलेट किया है। इट एलिजेस द इन्फॉर्मेशन वॉज ऑब्टेन्ड बाई विकीलीक्स इलीगली, और जिसकी वजह से जो यहाँ पर यूएस के ऑफिशियल्स हैं उनकी लाइफ इंडेंजर हो गई थी। और उसके बाद ये यहाँ पर यूके में है जूलियन असांज, तो यूएस ये चाहता है कि इनका यहाँ पर एक्स्ट्राडिशन हो। अब इनका एक्स्ट्राडिशन के लिए एक कोर्ट ने तो बोल दिया कि इनको एक्स्ट्राडिट किया जाना चाहिए, लेकिन अभी भी ये हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट में अपील होगी, फिर जो भी डिसीजन आएगा वो हम डिस्कस कर लेंगे। ये न्यूज़ मैंने इसीलिए डिस्कस की क्योंकि अब ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि ये जो कंट्री था ये न्यूज़ में क्यों था, तो एक बार हमने डिस्कस कर लिया। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे केसेस अगेंस्ट राहुल सोनिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ये हम फर्स्ट पेज पर ही डिस्कस कर चुके हैं। चेरापुंजी इन मेघालय, इसके अलावा मौसिनराम जो कि यहाँ पर वर्ल्ड्स का वेटेस्ट प्लेस है। WTO स्ट्राइक्स ग्लोबल ट्रेड डील्स आफ्टर रोलर कोस्टर टॉक्स। तो यहाँ पर ट्रेड डील्स हुई हैं और दो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड डील्स हुई हैं जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली जो डील हुई है वो ये है कि पार्शियल वेवर मिल चुका है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर कोविड वैक्सीन, जिसकी वजह से कोविड वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। पहला पार्शियल वेवर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर कोविड वैक्सीन। दूसरा फिशिंग सब्सिडीज को कर्ब करने की बात की गई, तो अकॉर्ड टू कर्ब फिशिंग सब्सिडीज, ये दूसरा मल्टीलेटरल एग्रीमेंट जो है यहाँ पर साइन हुआ है। तो फिशिंग सब्सिडीज को कर्ब करने की बात की गई है और यहाँ पर पार्शियल वेवर मिल चुका है ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर कोविड वैक्सीन्स। तो डील ऑन अ पार्शियल IP वेवर टू अलाउ डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट कोविड वैक्सीन्स हैज डिवाइडेड द WTO फॉर नियरली 2 years, लेकिन अभी पास हो चुका है। एक डील और साइन हुई है, वो डील ये है कि मोरेटोरियम जो है ई-कॉमर्स टैरिफ पे उसको मेंटेन किया जाए। तो बेसिकली 3 डील्स हो गई हैं कि फिशिंग सब्सिडीज को कर्ब किया जाए, पार्शियल वेवर दिया गया है ऑन कोविड वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा यहाँ पर मोरेटोरियम एंड ई-कॉमर्स टैरिफ्स को अभी भी मेंटेन किया जाए। RBI बैच फॉर CBDC रेगुलेशन ऑफ फिनटेक्स BNPL। तो यहाँ पर RBI ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है जो कि है पेमेंट विजन 2025 डॉक्यूमेंट, जहाँ पर RBI ने बात की है कि बिग टैक्स को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, बाई नाउ पे लेटर को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की इंट्रोडक्शन की बात की गई है। कल ऐसी बहुत न्यूज़ आ रही थी कि पाकिस्तान को FATF से बाहर कर दिया गया है, लेकिन FATF ने क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान को अभी FATF से बाहर नहीं किया गया। अभी भी जो पाकिस्तान है वो FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एंड इंटरनेशनल वॉचडॉग फ्राइडे सेड इट विल कीप पाकिस्तान ऑन अ सो कॉल्ड ग्रे लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट डू नॉट टेक फुल मेजर्स। अभी भी पाकिस्तान ने फुल मेजर्स नहीं लिए हैं मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए या टेरर फाइनेंसिंग को कॉम्बैट करने के लिए, और अभी भी पाकिस्तान जो है FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। यहाँ पर नोबेल लॉरिएट दिमित्री मुरातोव, ये यहाँ पर रशिया के हैं, और इन्होंने जो इनका मेडल है, ये नोबेल प्राइज़ जो इनको मिला है, ये उसको ऑक्शन कर रहे हैं, और जो भी मनी आएगा उसको यूज़ करेंगे वो यूक्रेनियन लोगों के लिए। तो रशियन जर्नलिस्ट एंड नोबेल पीस लॉरिएट दिमित्री मुरातोव इज ऑक्शनिंग हिज नोबेल मेडल फॉर यूक्रेनियन रेफ्यूजीज़, और ये बेसिकली यहाँ पर हेल्प करेंगे यूक्रेनियन रेफ्यूजीज़ की। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।